नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आज का टॉपिक है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और यही मॉडल जो है लास्ट है आपका। ठीक है, ये मॉडल लास्ट है और यही सबसे लेटेस्ट मॉडल भी है, ये भी कह सकते हैं। फर्दर इसके बाद कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हमने बताया कि जो मैकेनिक्स है, ये मैकेनिक्स दो पार्ट में डिवाइड थी। एक मैकेनिक्स थी क्लासिकल मैकेनिक्स, ये हमने पीछे भी बताया आपको, क्लासिकल मैकेनिक्स। और दूसरी मैकेनिक्स जो डेवलप हुई उसे कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स मेनली न्यूटन के द्वारा डेवलप की गई। ठीक है, इसको न्यूटन्स लॉज के द्वारा ज्यादातर इस्टेब्लिश किया गया। और जो क्वांटम मैकेनिक्स है, इसको दो लोगों ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया, जैसे कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया। एक हमने बताया कि श्रोडिंजर, और सेकेंड हाइजेनबर्ग। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्टों ने इंडिपेंडेंटली डेवलप किया, जिसमें श्रोडिंगर की क्वांटम ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि ये थोड़ी सी इजी और कन्वीनियंट थी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि इसी में कि ये क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों पड़ी, क्या सर जरूरत थी क्लासिकल मैकेनिक्स। हाँ बोलो। ये स्कूल में हम पूछ सकते हैं ना कि ये क्या, किसने बनाई है वगैरह, क्या पूछ सकते हैं? थोड़ा तेज बोलो, आवाज कम आ रही है। सर ये स्कूल में पूछ सकते हैं कि स्ट्रोजिंजर ने बनाई है या नहीं बनाई, ऐसे? नहीं, ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसका लास्ट जो एंड में रिजल्ट आएगा ना, क्वांटम नंबर्स और एक्सेट्रा, वो पूछा जाएगा मेनली। ये बस नॉलेज के लिए है। तो ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, इसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट छोटा होता गया, ऑब्जेक्ट की साइज अगर स्मॉल होती गई तो ये फेल करती गई एक्सप्लेन करने में बहुत सारी प्रॉपर्टीज को। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि जैसे ऑब्जेक्ट की साइज स्मॉल होती गई, उसमें वेव करेक्टर आता गया। और क्लासिकल मैकेनिक्स जो मेनली पार्टिकल करेक्टर को लेके चलती है। किस करेक्टर को लेके चलती है? पार्टिकल करेक्टर को। तो आपने देखा कि जो डी ब्रोगली थे, इन्होंने आपको पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों को रिलेट किया था पिछली क्लास में। तो वहां से आपको ये आइडिया हो गया कि हर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्टों ने, जैसे अभी मैंने बताया, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने मिलके एक नई ब्रांच बनाई। ऐसी ब्रांच बनाई जो ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर को केवल फोकस कर रही थी, और इसे कहा गया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ी हायर ऑर्डर की मैथमेटिक्स यूज करती है। क्या करती है? हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स। तो इसलिए इसका हमने बताया था पिछली क्लास में कि हम केवल क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं करेंगे। क्या क्वांटिटी है, क्या वैल्यू है, इससे कोई डिस्कशन नहीं होगा इस पे। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या बताते हैं, उससे हम क्या समझ पाते हैं, इस पे हम मेनली फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट और है कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच ये टोटली थियोरेटिकल है। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ना, ये टोटली थियोरेटिकल है। थियोरेटिकल का मतलब केवल किताबों पे पढ़े जाने वाले हैं। ठीक है, आप अपने नोट्स में, बुक में पढ़ सकते हो, बुक में लिख सकते हो मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में। यस सर। हाँ, यहाँ पे दो चीजों की बात करूंगा मैं। चलो ये मैं बता देता हूँ कि ये दो चीजें हैं क्या। यहाँ पे मेनली दो चीजें होंगी, एक होगा ऑपरेटर, एक होगा ऑपरेटर और एक होगा फंक्शन। ठीक है,
तो जैसे अगर देखो हम कहते हैं कि 5x को, की वजह से डुअल बिहेवियर कहते हैं। हाँ क्या, सर इन दो की वजह से डुअल बिहेवियर कहते हैं नहीं ऑपरेटर और नहीं नहीं फंक्शन। नहीं, इन दो की वजह से नहीं कहते हैं, ठीक है, इन दो की वजह से नहीं कहते हैं। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ ये चीज, फिर आगे आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहां से देख लो कि ये जो माइक्रो स्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अगर मोशंस के लिए जब हम क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करते हैं तो उसमें कुछ ऑब्जर्वेबल मिलते हैं हमें, ठीक है, जो ऑब्जर्वेबल वेव लाइक और पार्टिकल लाइक दोनों प्रॉपर्टी को करेस्पॉन्ड करते हैं। ये ऑब्जर्वेबल क्या करते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी दोनों को करेस्पॉन्ड करते हैं। क्लियर? अभी थोड़ा सा, अभी थोड़ा दो करीब करीब 5 से 10 मिनट मुझे सुन लो केवल, फिर मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें दिया नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एडवांस बताऊंगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स थी ना, क्वांटम मैकेनिक्स की ब्यूटी क्या थी, ब्यूटी ये थी कि जब स्मॉल पार्टिकल के लिए अप्लाई किया जाए, स्मॉल पार्टिकल के लिए, तो ये वेव करेक्टर और पार्टिकल करेक्टर दोनों को फोकस कर रही थी। लेकिन जैसे ये बिग करेक्टर के लिए सेम मैकेनिक्स बिग करेक्टर बिग पार्टिकल के लिए अप्लाई किया जाए तो ये पार्टिकल जैसा नेचर भी दे रही थी। केवल केवल पार्टिकल का जो इक्वेशन था, जो रिजल्ट हम क्लासिकल मैकेनिक्स से पा रहे थे ना, जो रिजल्ट हम क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से पा रहे थे, वही सेम रिजल्ट ये दे रही थी। बात समझे? क्वांटम मैकेनिक्स का बेनिफिट क्या था कि अगर स्मॉल पार्टिकल के लिए करो तो इसमें तो वेव भी था पार्टिकल भी था, तो दोनों आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे बिग के लिए बढ़ते जा रहे थे, तो बिग में पार्टिकल करेक्टर ज्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर को ये शो करता था। मतलब जो रिजल्ट आप क्लासिकल से पाते थे वो क्वांटम देने लगा। अब सोचो ऐसी मैकेनिक्स जो दोनों में काम आ जाए, स्मॉल पार्टिकल के लिए भी और बिग पार्टिकल के लिए भी। स्मॉल पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो यहां पे इट स्पेसिफाई द लॉ ऑफ मोशन फॉर दीज ऑब्जेक्ट ओबे व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, मतलब बड़े ऑब्जेक्ट को। तो ये कैसा रिजल्ट दे रही थी, जो वेव लाइक रिजल्ट था वो इनसिग्निफिकेंट था, और जो रिजल्ट था वो क्लासिकल मैकेनिक्स के बराबर का रिजल्ट आ रहा था, सेम एज द क्लासिकल मैकेनिक्स। अब ये इसकी ब्यूटी थी कि नहीं ब्यूटी थी, बताओ? ये चीज समझ में आ गई? सर बट उसमें तो दोनों होते हैं, फिर बड़े में सिर्फ एक ही क्यों आ रहा है? क्योंकि बड़े में पार्टिकल, इसमें देखो वेव नेचर ज्यादा आएगा, पार्टिकल नेचर कम आएगा। इसमें पार्टिकल नेचर ज्यादा आएगा, वेव नेचर कम आएगा। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट करते जाओगे, अभी कल हमने जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में देखा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा उसमें अनसर्टेनिटी बहुत कम होती चली जाएगी। 10⁻⁻28 वैल्यू आ रही थी, तो ये बहुत कम है। तो इसलिए पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। या ये कह सकते हो कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स से रिजल्ट आ रहे थे वो सेम रिजल्ट ये दे रहे थे। अब आइडिया लगा? सर ये ज्यादा एक्यूरेट थी उससे, है ना? हाँ, ये एक्यूरेट नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स जो थी वो डिवल बिहेवियर पे फोकस की थी। किस पे? डिवल बिहेवियर ऑफ मैटर पे। और डिवल बिहेवियर में आपको पता है कि ये पार्टिकल को भी फोकस करेगी और वेव को भी करेगी, ठीक है। तो ये दोनों को लेके चल रही थी। तो इसकी ब्यूटी क्या थी कि जब माइक्रोस्कोपिक के लिए फोकस करो तो वेव वाला ज्यादा, माइक्रो के लिए करो तो पार्टिकल का ज्यादा। क्लियर? यस सर। अब आपको क्वांटम समझ में आ गया होगा कि क्वांटम है क्या, ठीक है। कुछ आइडिया लग गया क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है? देखो इसका कोई एक्सपेरिमेंटल किसी साइंटिस्ट ने प्रूफ नहीं दिया है, ये भी ध्यान देना। हम आगे से ही बता रहे हैं कि ये क्या है, थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल है, थियोरेटिकल साइंस है, ठीक है, थियोरेटिकल साइंस है। लेकिन ये जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे ना, जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे लोगों ने किए थे, उन सबको एक्सप्लेन कर देगा, उनके रिजल्ट को एक्सप्लेन कर देगा।
बात समझ में आई? ये साइंटिस्ट जो थे इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कोई एक्सपेरिमेंट करके मैकेनिक्स नहीं डेवलप की, इन्होंने थियोरेटिकली डेवलप किया, कॉपी कलम लेके एक कमरे में बैठ के बिना इंस्ट्रूमेंट के डेवलप किया। लेकिन ये मैकेनिक्स सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा था। अब आपको इसकी ब्यूटी और समझ में आ गई होगी थोड़ी सी, ठीक है? यस सर। हाँ, नेक्स्ट, हम ये पहले भी बता चुके हैं कि 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और इरविन श्रोडिंगर दोनों ने इंडिपेंडेंटली क्वांटम डेवलप की थी। ये मैं पहले भी बता दिया था, कल की क्लास में बता दिया था, ठीक है? हमने कहा था कि जो हाइजेनबर्ग का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा मैट्रिक्स को लेके था, मैट्रिक्स का ज्यादा यूज कर दिया था इन्होंने, और इनका थोड़ा कॉन्सेप्ट था इजी वाला था, सिंपल था, वेव वेव इक्वेशन को ज्यादा फोकस करके इन्होंने किया था, ठीक है? इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ज्यादा था, ठीक है? तो ये वाला लोगों को इजी लगा, और दोनों से रिजल्ट सेम ही मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि दोनों से रिजल्ट अलग मिलेगा, लेकिन सिंस इनका इजी था तो ये ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है? ये भी बताया था कल कि हाइजेनबर्ग पहले श्रोडिंगर के साथ ही रहते थे, फिर ये दोनों लोग आपस से अलग हो गए और ये आइंस्टीन के ग्रुप में चले गए, ये सब बात हमने कल कर ली थी, ठीक है? तो देखो थोड़ा सा श्रोडिंगर के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़े आदमी थे, तो श्रोडिंगर का थोड़ा सा देख लेंगे। ये भी फिजिसिस्ट थे और इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वीना से पीएचडी की थी, थियोरेटिकल फिजिक्स में की थी। ये देखो अच्छी बात थी, थियोरेटिकल फिजिक्स में ही किया था इन्होंने, ठीक है? 1933 में नोबेल प्राइज शेयर किया था डीरेक के साथ। तो अब आगे अगर पढ़ोगे ना तो आगे एक डीरेक फंक्शन भी आता है, डीरेक फंक्शन, लेकिन अब ये नहीं बता सकते कि डीरेक फंक्शन है क्या, क्योंकि आपके स्कोप से काफी दूर है, आपको अभी उतना नहीं आ रहा है। तो बस हम एक, अगर आप चाहो तो गूगल करके सर्च कर सकते हो कि डायरेक्ट फंक्शन है क्या, ठीक है? तो यहां तक तो बात हो गई। यहां पे देखो सेम चीज लिखा है कि श्रोडिंगर नोबेल प्राइज 1933 में इसी के लिए, जो फंडामेंटल इक्वेशन फॉर क्वांटम मैकेनिक्स को जो इन्होंने दिया था, इसी के लिए इन्होंने क्या जीता था, नोबेल प्राइज जीता था, ठीक है? ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट है जो ड्यूअल बिहेवियर था ना, ड्यूअलिटी ऑफ मैटर था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का था। कॉम्प्लेक्स इसलिए था, क्वाइट कॉम्प्लेक्स इसलिए था, क्यों? क्योंकि ये हायर मैथमेटिकल के नॉलेज को यूज कर रहा था। देखो मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूं कि क्वांटम में आपको क्यों क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ाया जाता है, क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि आपको इस लेवल की अभी मैथ ही नहीं आ रही है, तो हम पढ़ाएं कहां से? तो अगर आप सॉल्व करना चाहते हो और आगे पढ़ना चाहते हो तो इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? हायर मैथमेटिक्स जब आप पढ़ोगे तो आप इसे देख लेना, पढ़ सकते हो। इवन जब बीएससी एमएससी में जाते हैं बच्चे प्लेन साइंसेस में तो वो पढ़ते हैं। तो अभी आप 12th में 11th में हो तो अभी कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, नो डाउट ये मिलेगा। तो अब हमें क्या देखना है कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है? हमें मेन फोकस करना है रिजल्ट पे। तो अब मैं जो बात आपसे कर रहा था वो मैं थोड़ी सी बात आपसे करता हूं कि ऑब्जर्वेबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है? देखो आप बताओ फंक्शन किसे कहते हैं, पढ़ा होगा ना मैथ में। देखो यहाँ पे क्वांटम में दो चीजों पे फोकस किया जाएगा, एक होगा फंक्शन, एक होगा ऑपरेटर, ठीक है? पहले इन दो चीजों को अलग से समझ लो। अब जैसे मान लो कि हम कहते हैं 4x प्लस 3x, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, बोलो? ये आएगा 7x। तो ये जो प्लस है ना, ये क्या है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है कि फंक्शन पे ऑपरेट करता है, ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है? ये मैथ में आप पढ़ते हो फंक्शन क्या है, तो मैं इस पे बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे जल्दी से खत्म करना है ये, ठीक है? तो अब इसे कहते हैं फंक्शन और ये है ऑपरेटर। सिमिलरली अगर हम डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो, थोड़ा बहुत कैलकुलस से स्टार्ट हो गई,
सर थोड़ा ये explain फिजिक्स करिए। में पढ़े थोड़ा बहुत। तो देखो डी बाई डी एक्स ये भी क्या है, ऑपरेटर है, ये क्या है, ऑपरेटर है, ठीक है। और एक्स की पावर अगर एन हम लिखते हैं तो ये हमारा है फंक्शन, ठीक है, ये हमारा फंक्शन। बात समझ में आ गई। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ईगन वैल्यू का। तो जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे ना तो वहां आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ईगन वैल्यू क्या है, लेकिन मैं यहां आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप मैथ में थोड़ा सा पढ़े होगे तो आपको थोड़ा पता होगा कि जब e की पावर x को डिफरेंशिएट किया जाता है तो क्या आता है, कुछ आइडिया है? देखो अगर हम यहां पे लिख देते हैं 100 e की पावर x, सॉरी ये e की पावर 5x लिख देता हूं, ठीक है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 100 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाता है, तो इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं, कांस्टेंट हमेशा बाहर चले जाते हैं, d बाई डी एक्स ई की पावर 5x। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले इसको करेंगे और ये सेम रहता है, तो जब इसको करते हैं तो ये आता है 100। और आपको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ अगर 5x करें तो 5 कांस्टेंट है, अगेन बाहर आ जाएगा और dx का 1 आ जाएगा, तो यहां से 5 आ जाता है बाहर, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं e की पावर 5x का, तो ये रह जाता है e की पावर 5x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन सेम आता है, ठीक है, आप पढ़ोगे। तो अब यहां से इसको हम सॉल्व करें तो ये आता है 500 e की पावर 5x। अब देखो हमने आपको क्वेश्चन दिया था d बाई डी एक्स ई की पावर 100 e की पावर 5x। अगर इसको हम पूरे को कहें कि ये हमारा फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था, तो यहां से देखो कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 100 e की पावर 5x। इसका मतलब ये फंक्शन एज इट इज रह गया, बताओ, Yes, sir. ये फंक्शन एज इट इज रह गया, फंक्शन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। फंक्शन के बाद ये जो वैल्यू मिली हमको, इसको कहा जाता है ईगन वैल्यू, इसे कहा जाता है ईगन वैल्यू। और इसी ईगन वैल्यू को हम बाद में कहेंगे ऑब्जर्वेबल। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि ऑब्जर्वेबल क्या है, ठीक है, क्लियर। तो सर आपको दो ऑब्जर्वेबल चीजें क्यों समझ कहते में हैं? आ गई, सर दो चीजें समझ में ऑब्जर्वेबल आ क्यों गई कहते हैं? कि फंक्शन किसे कहते हैं और ऑपरेटर किसे कहते हैं और आइगन वैल्यू किसे कहते हैं। सर हाँ ऑब्जर्वेबल क्यों कहते हैं सर? वो तो मैं कह रहा हूं कि आगे बताऊंगा, जो मैं कह रहा हूं वो उससे बताओ। फंक्शन समझ में आ गया, ऑपरेटर समझ में आ गया और आइगन वैल्यू समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। मैं आपको ऑब्जर्वेबल बताऊंगा ना आगे। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा, श्रोडिंगर ने यह कहा कि हमें ड्यूअल बिहेवियर पे फोकस करना है, ड्यूअल बिहेवियर, ठीक है। तो ड्यूअल बिहेवियर में क्या है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इन्होंने कहा कि अब तक जो इक्वेशन थी हमारे पास, ठीक है, इक्वेशन मतलब फंक्शन, अब तक जो हमारे पास फंक्शन थे वो कौन से थे, क्लासिकल मैकेनिक्स हम यूज कर रहे थे तो मेनली कौन से थे, पार्टिकल नेचर वाले थे। बात समझ में आई, पार्टिकल नेचर वाले थे। तो श्रोडिंगर ने क्या कहा कि अब हम एक नया फंक्शन बनाएंगे और जिससे नाम देंगे साई, और साई के पास क्या होगा, पार्टिकल भी नेचर होगा और प्लस वेव नेचर भी होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल फंक्शन भी होगा और इसमें वेव फंक्शन भी होगा, ये दोनों का कुछ ऐसा मिला जुला होगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम नया फंक्शन बनाएंगे जिससे हम कहेंगे साई, इसको प्रोनाउंस करेंगे साई, और इस साई को इन्होंने कहा कि साई के पास सिस्टम की सारी जानकारी होगी, ठीक है, सारी जानकारी। इन्होंने कहा कि सारी जानकारी होगी सिस्टम की इसके, ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आई। अब इन्होंने कहा कि सिस्टम के पास अगर साई ऐसा है कि साई के पास सिस्टम की सारी जानकारी है, तो सिस्टम
से अगर हमें जो चीज चाहिए, मान लो इस सिस्टम से हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी, यही तो हम निकाल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस, डेंसिटी और एंगुलर मोमेंटम, यही तो हम पीछे निकाल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हम इसमें एक ऑपरेटर लगाएंगे, इस ऑपरेटर को कहेंगे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और इसको ऐसे डिनोट करेंगे एच कैप से, इसे पढ़ेंगे एच कैप। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ये हम ये नया ऑपरेटर दे रहे हैं, हम ये नया ऑपरेटर दे रहे हैं, और इस ऑपरेटर को हम कहेंगे हैमिल्टोनियन। इसे क्या कहेंगे? हैमिल्टोनियन। जैसे डिफरेंशियल का ऑपरेटर था उसी तरह इसे इन्होंने नया ऑपरेटर बनाया और उसे बताया हैमिल्टोनियन। बात समझ में आई? इतना आपको समझ में आ गया कि इन्होंने एक नया ऑपरेटर दिया जिसको कहा हैमिल्टोनियन। ये जो ऑपरेटर था, ये ऑपरेटर जब इस साई पे ऑपरेट किया गया, ठीक है, ये ऑपरेटर जब इस वेव फंक्शन पे लगाया गया, वेव फंक्शन पे, तो ये ऑपरेटर एक आइगन वैल्यू देता था प्लस साई, वेव फंक्शन को कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। इन्होंने कैसा ऑपरेटर दिया? ऐसा ऑपरेटर दिया कि ये जो वेव फंक्शन है ना, ये एज इट इज बचा रह जाए और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू मिल जाए, इसी को कहते हैं ऑब्जर्वेबल। ठीक है, यही आइगन वैल्यू जो है यही ऑब्जर्वेबल है, और ये ऑब्जर्वेबल ही हमें बताती है कि हम क्या इससे निकाल रहे हैं। जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम हैमिल्टोनियन लगाएंगे, और ये हैमिल्टोनियन हमें क्या देगा? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देगा। बात समझ में आई? श्रोडिंगर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो इन्होंने कहा, हाँ बोलो। सर ये जो ये नया वाला बना है साई का, सर ये क्वांटम मैकेनिक्स से बना है, बाकी सारे नॉर्मल नहीं, बने थे। बाकी भी नया डेवलप किया गया है, ऐसा नहीं है, बाकी भी इन्होंने नया डेवलप किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहां से हेल्प ली है? क्लासिकल से हेल्प ली है। ठीक है, तो क्लासिकल से इन्होंने हेल्प ली है। तो जो इन्होंने इक्वेशन दिया ना, जो इक्वेशन दिया उसी को कहा गया श्रोडिंगर इक्वेशन, और ये श्रोडिंगर इक्वेशन यही है, एच कैप साई इक्वल टू ई साई। एच कैप क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेटर है, और इस मैथमेटिकल ऑपरेटर को हैमिल्टोनियन कहा जाता है। साई क्या है? वेव फंक्शन मेनली कहा गया, क्यों? क्योंकि छोटे ऑब्जेक्ट के लिए ज्यादा वेव करेक्टर था तो वेव फंक्शन कह दिया जाता है इस यहां पे। ठीक है, लेकिन इसके पास दोनों इंफॉर्मेशन है, आप इससे जो चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, ये इसकी ब्यूटी थी। जैसे एग्जांपल ले लो कि अगर टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम आप चाह रहे हो, तो जो हैमिल्टोनियन होगा ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी सारे पार्टिकल के लिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम होना चाहिए। मतलब अगर हम हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी के लिए निकालें तो काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए प्लस का पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर होना चाहिए, तो ये दोनों होना चाहिए। जो इसका सॉल्यूशन आएगा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा? इसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी वैल्यू देगा और साई भी देगा, तो साई को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगर साई को नुकसान नहीं पहुंच रहा है तब वो जो ऑपरेटर है उसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर कहते हैं। अभी देखो हमने एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाया, हमने करके दिखाया था 100e⁵x। ठीक है, तो आपने देखा कि ये वैल्यू बच गई थी। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग एक हमें आइगन वैल्यू भी मिला था, ये मैंने करके भी दिखाया कि एक छोटा सा एग्जांपल देख लो छोटे लेवल का। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर भी दिखा देता हूं, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं होम ट्यूशन, तो मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लो कि ये जो हैमिल्टोनियन है, सर कह रहे हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। अरे इतना क्या टफ होगा? तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसका ट्रेलर दिखा दे रहा हूं कि अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए, केवल हाइड्रोजन एटम के लिए हैमिल्टोनियन देखें, या फिर श्रोडिंगर इक्वेशन देखो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कैसा दिखता है और क्यों हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? ठीक है, देखो। सर जो वो अब यहाँ पे देखो कितने डिफरेंशिएशन और कितनी बार डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और क्या क्या लगाया गया है। ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, ठीक है, यहां तक ये केवल केवल हैमिल्टोनियन है।
ये क्या है, केवल केवल हैमिल्टोनियन है। साई देखो आपका ये अलग है, ठीक है, बीच बीच में भी साई आया है, तो इस साई को हटा दो तो ये केवल हैमिल्टोनियन का पार्ट है, ठीक है। ये हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आपको थोड़ा नहीं लग रहा है कि हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहीं कहीं तो मिस्टेक हो ही जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसे करने के लिए कम से कम जब इसको सॉल्व करते हो तो 3 to 4 पेजेज में इसका सोल्यूशन आता है। इतने पेज सॉल्व करोगे तब जाके आपको सोल्यूशन मिलेगा, और बीच में कहीं भी आपने एक बार मिस्टेक किया तो फिर 4 पेज फिर से करो, ठीक है। कुछ आइडिया लगा? तो हमें क्या करना है कि सॉल्व नहीं करना है, जो इससे रिजल्ट आएगा डायरेक्ट हमें यूज करना है, ठीक है। चलो, अब देखो इससे जो क्वांटम मैकेनिक्स से जो रिजल्ट आए वो काफी इंटरेस्टिंग थे, और उन्होंने सारी चीजों को, जो क्वेश्चंस पहले अनआंसर रह गए थे, जो ड्रॉबैक हो जाते थे किसी भी थियरी के, उसको इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्या किया, उन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया गया तो क्या सही है, आपको मैंने केवल दर्शन करा दिए, तो उसे भूल जाओ, ठीक है, डरना नहीं है, आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आपको बस ये जानना है कि सॉल्व करने के बाद आंसर में क्या निकल के आया, ठीक है। व्हेन श्रोडिंगर इक्वेशन इज सॉल्व फॉर हाइड्रोजन एटम, जब इसके लिए सॉल्व किया गया तब ये पाया गया कि जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, एनर्जी लेवल है, ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल है, ये क्वांटाइज्ड स्टेट को दिखाता है और करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये जो एनर्जी लेवल था, ये एनर्जी लेवल मेनली 3 क्वांटम नंबर्स की मदद से डिस्क्राइब किया जा सकता था या करेक्टराइज किया जा सकता था। मतलब जब कुल मिला जुला के आपको क्या पढ़ना है कि जब श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की गई हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहां से निकल के 3 क्वांटम नंबर आए, 3 क्वांटम नंबर आए, ठीक है। ये 3 क्वांटम नंबर आए। अच्छा, मैं क्वांटम नंबर को पिछले क्लास में भी बता चुका हूं कि क्वांटम नंबर क्यों कहते हैं। हमने कहा कि जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो कुछ नंबर आते हैं और उस नंबर पे हम रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं। ये आपको इस बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंपोज करते हैं, और जिस जिस नंबर पे हम रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसी नंबर को हम बाद में कह देते हैं कि ये क्वांटम नंबर है। मैं यहां पे सब पे बताऊंगा कि किसमें क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, ठीक है। तो ये 3 क्वांटम नंबर कौन कौन से थे? पहला जो क्वांटम नंबर था उसे कहा गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, सेकेंड था एजीमूथल क्वांटम नंबर, एंड थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमें मेनली अब 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है। एक जो फोर्थ क्वांटम नंबर है, फोर्थ क्वांटम नंबर, ये क्वांटम नंबर, ठीक है, ये क्वांटम नंबर क्वांटम से नहीं आया। हमने बताया था कि जो पीटर जीमान थे, ठीक है, पीटर जीमान, उन्होंने जब मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो स्पेक्ट्रा हमारा 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया था, ऐसे 2 लाइंस में, एक जो लाइन थी वो 2 में स्प्लिट हो गई। तो यही आगे चल के बताएंगे कि ये बेसिकली इसलिए होता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसके पास स्पिन मोशन होता है। कौन सा होता है? स्पिन मोशन। इसी स्पिन मोशन की वजह से इसको स्पिन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। स्पिन मोशन में क्या होता है? स्पिन मोशन का मतलब जैसे कभी आप लट्टू नचाए हो, स्पिनिंग टॉप, देखते हो लट्टू एक ही तरफ ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये इसके घूमने के 2 कारण हो, 2 मूवमेंट हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज ऐसे घूमे, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप अपने जगह पे खड़े होके और केवल रोटेट करने लगे, आप अपने जगह से हिले मत, ठीक है, अपने हाथ को और जो है बॉडी को घुमाते रहिए, तो इसको कहते हैं स्पिन मोशन। एक जगह रहिए, जैसे लट्टू नाचता है या टॉप कहते हो, जैसे एक जगह पिवोटेड होता है ये लट्टू, और वो क्या करता है, घूमता है एक ही जगह खड़े होकर, तो इसे कहते हैं स्पिन मोशन, ठीक है। यही सेम स्पिन मोशन जो हमारी अर्थ करती है, सेम स्पिन मोशन क्या करती है, अर्थ कहती है, अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है, ठीक है। स्पिन मोशन की वजह से डे नाइट होता है, कहां पे?
अर्थ पे। क्लियर? और जो ऑर्बिटल मोशन होता है, ये ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन की ही वजह से सीजन चेंज होते हैं हमारे अर्थ में। बात समझ में आ गई? तो अब यहां से एक मॉडल आपको क्लियर हो गया होगा कि जो एटम का मॉडल है, ये जो एटॉमिक मॉडल है, वो एटॉमिक मॉडल भी कुछ प्लेनेटरी मोशन की तरह ही है। जैसे हमारे प्लेनेट मूव करते हैं, बीच में ये सन होता है, उसी तरह यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे सन है, सन के चारों तरफ एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में हमारे यहाँ पे अर्थ होती है। अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, इस पे भी रोटेट करती है और साथ में इस पे भी बढ़ती है आगे। अगर इस पे बढ़ती है तो इसे कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। इसकी वजह से क्या होता है? सीजन चेंज होता है। और इस स्पिन मोशन की एक्सिस पे जो रोटेट करती है, इसकी वजह से डे नाइट होता है। बात समझ में आई? इसी तरह हमारा इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, लेकिन इसके रोटेशन के दो पॉसिबिलिटी होगी, एक होगी क्लॉकवाइज, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को हम बाद में पढ़ देंगे स्पिन क्वांटम नंबर से। ठीक है? तो सेम इसी तरीके से जैसे ये अर्थ है, ये अपने एक्सिस में ऑर्बिट में भी रोटेट करता है और एक्सिस पे भी रोटेट करता है। ठीक है? सेम। सर स्पिनिंग को फिर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई पर स्पिन पे? वो जब हम स्पिन पे आएंगे तो हम बताएंगे ना कि क्यों रेस्ट्रिक्शन लगाई और क्या रेस्ट्रिक्शन लगा। ठीक है? टेंशन न लो, अभी आगे आएगा, पहले 3 क्वांटम नंबर से तो निपटो। ठीक है? देखो, तो इन्होंने कहा कि देखो हम क्या करेंगे कि अगेन हम एक साई लेंगे और साई वेव फंक्शन होगा जिसके पास स्टेट की ऑल इंफॉर्मेशन होगी, ऑल इंफॉर्मेशन। ठीक है? इन्होंने कहा कि अगर हमें एटम के लिए साई लेना है तो हम एटम के लिए भी साई ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है तो हम साई इलेक्ट्रॉन के बारे में भी ले सकते हैं। ठीक है? जिस सिस्टम के बारे में हमें जानकारी चाहिए उसके बारे में हम एक नया वेव फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और वेव फंक्शन ऐसा होगा कि इसके पास ऑल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है? ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं। ये कैसा होगा? ये मैथमेटिकल फंक्शन है। दिस इज नथिंग बट ओनली मैथमेटिकल फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये जो मैकेनिक्स है ये प्योरली थियोरेटिकल है। ठीक है? इन्होंने नेक्स्ट आगे बताया कि जो इसकी वैल्यू होगी वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करेगी। ठीक है? नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो साई है इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। साई कुछ नहीं बताएगा, इटसेल्फ साई का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। फिजिकल मीनिंग का मतलब साई को सब कुछ बता दे, नहीं, साई कुछ नहीं बताएगा। ठीक है? साई केवल केवल वेव फंक्शन है। जब साई पे हम कोई ऑपरेटर लगाएंगे, ठीक है, ऑपरेटर लगा देंगे, जिस चीज का ऑपरेटर लगाएंगे तो साई वो चीज आपको दे देगा रिजल्ट में। ठीक? जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में जानना चाहते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग वेव हैमिल्टोनियन अप्लाई करेंगे और हमें क्या मिलेगा? एक आइगन वैल्यू मिलेगी जो ऑर्बिटल को डिनोट करेगी। सर साई कोई नंबर है क्या? साई एक फंक्शन है। साई इज ए फंक्शन। क्लियर? सर वो हर हर चीज के लिए अलग अलग है? हाँ, जैसे अगर हम एक बता दें कि पार्टिकल इन बॉक्स की मॉडल की अगर हम बात करें तो साई ऐसे हो सकता है, √2/L साइन n पाई x/L। इस तरीके का ये फंक्शन है। ये पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल के लिए हम लोग यूज करते हैं। जब आप हायर ऑर्डर में जाओगे तो आप पढ़ोगे पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल, तो आपको ये फंक्शन मिलेगा। ठीक है? बेसिकली जब श्रोडिंगर बताए तो इन्होंने क्या किया कि एटम को 4 पार्ट में तोड़ दिया। ठीक है? 4 पार्ट में तोड़ के डिस्कस किया, ऐसा नहीं कि एक ही फंक्शन में सब कुछ आ गया। तो इन्होंने, तो ये अब छोड़ दो क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, आप इसके चक्कर में ना पड़ो, पार्टिकल इन बॉक्स मॉडल और एक्सेट्रा के। ठीक है? हाँ, आपके पापा मैथ से हैं फिजिक्स से हैं? सर मेरे हाँ, मैथ से हैं फिजिक्स से हैं? सर फिजिक्स। हाँ, तो उनसे पूछो, वो बता देंगे। ठीक है? ज्यादा अच्छा बताएंगे। नेक्स्ट देखो, इन्होंने कहा कि जो मॉड ऑफ साई स्क्वायर होगा
इस लाइन को हम कहते हैं मॉड। मॉड का मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू रखो, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा हमेशा। जैसे इस मॉड के अंदर हम -x रख दें तो इसका मतलब होगा प्लस का x। ठीक है, अगर इसके अंदर हम प्लस का x रखें तब भी इसका मतलब होगा प्लस का x। प्लस का। हाँ, तो इन्होंने कहा मॉड ऑफ साई स्क्वायर अगर हम ले लें तो ये साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताएगा। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताएगा। ये आगे भी आएगा तो आगे मैं बता दूंगा, आगे लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, मतलब 2-4 पन्ने खर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करने जाएं तो हमें बहुत डिफिकल्टी आएगी। ठीक है, हम उसको एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर सकते मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए भी। इन्होंने कहा कि ये सारी जो डिफिकल्टीज है उसको कुछ मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है? अप्रोक्सीमेशन का मतलब, जैसे अब आपको मैंने कहा कि आपको अपने घर से आपके नानी के घर जाना है, तो एक तो मेथड ये है कि हम भाई आपके स्टेप्स काउंट कर रहे हैं, कितने स्टेप में आप पहुंचोगे, या फिर हम रफली बता दें नहीं यार यहाँ से 50 मीटर जाओ या फिर 500 मीटर जाओ वहां पे मिल जाएगा। ये तो हमने ओरली बोल दिया अपने नॉलेज के बेसिस पे। तो थोड़ा सा इन्होंने क्या कहा कि देखो एग्जैक्टली अगर सॉल्व करोगे तो बहुत डिफिकल्टी है, तो थोड़ा सा इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा लो कि ये नहीं ये हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो सॉल्व कर सकते हैं। और आज के डेट में जो हम क्वांटम सॉल्व करते हैं ये हम सुपर कंप्यूटर की मदद से करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर बहुत टाइम लेते हैं, कम से कम 2-4 दिन 10 दिन मतलब 20 दिन तो चलता रहेगा कंप्यूटर कंटिन्यू, तब जाके आपको सोल्यूशन देगा। और नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दे दो कंप्यूटर को, 1 सेकंड नहीं लगेगा, हार्डली 5 सेकंड या 1 मिनट सब कुछ करके दे देगा आपका लैपटॉप। लेकिन अभी इसको क्वांटम मैकेनिक्स दे दो तो ये क्या करेगा कि कम से कम 10 दिन 20 दिन लेगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं आज के डेट में, सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, को कितनी देर लगेगी? क्या सर हमें कितनी देर लगेगी? बहुत देर लगेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हमें क्या कहना है कि हमारा मतलब कुछ नहीं है, हमने आपको सब कुछ बता दिया कि हमें जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ना है और उन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो हम यहाँ से जो है 4 क्वांटम नंबर्स जो आई, पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थी, दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर्स थी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स के बारे में देखेंगे और ये 3 क्वांटम नंबर बताते क्या है इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो ये थोड़ा सा फीचर्स के बारे में देखना है कि जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या बताती हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया है कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस चीज पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। और क्वांटम मैकेनिक्स टोटली डिफरेंट है जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को अभी हमने पढ़ लिया कि इसे कहेंगे एच कैप साई इक्वल टू ई साई। ये भी हमने देख लिया और इसके मीनिंग्स भी देख लिया कि साई क्या है, एच क्या है, ई क्या है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि क्या इसके फीचर्स हैं। जैसे कोई थियरी पढ़ते हो तो उसके फीचर्स होते हैं, इससे क्या कुछ निकल के आया या क्या फीचर्स थे ये देखते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। पहला बात क्वांटम क्या कहता है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एटम में वो क्वांटाइज्ड है। अब हम बताते आ रहे हैं कि क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, आप इस तरीके से सीधे समझ सकते हो कि इसे हम कह सकते हैं सिंपल वे में फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि दिस विल बी द मल्टीपल ऑफ एन मल्टीपल ऑफ, जैसे एच न्यू कहा था, सिंपल अभी यही समझ लो, एन मल्टीपल होगा। और ये एन क्या होगा, होल पॉजिटिव नंबर होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, होल पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर कह लो। मतलब 1 2 3 4 5 डैश 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 एटसेट्रा, ये हो सकता है। ठीक,
सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये जो क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मिल रहे हैं ये डायरेक्ट रिजल्ट है वेव लाइक प्रॉपर्टी के। और ये चीज हमने देखा भी था, ये चीज हमने देखा था वेव के केस में कि वेव की एनर्जी हमने कैसे दिया था, एन एच न्यू से दिया था। फिर हमने इसका स्पेक्ट्रा भी देखा था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए लेवल थे लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुन, और वो एनर्जी लेवल भी क्वांटाइज थे। ये पीछे पढ़ा है, ठीक है, पीछे हमने पढ़ाया है ना आपको, तो ये वहां से हमने देखा था। इसका मतलब जो श्रोडिंगर इक्वेशन था वो स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम को भी एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो पीछे अभी आपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा था, वो एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन देखो ये थियरी होके उस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड, both the exact position and exact velocity of an electron in atom cannot be determined simultaneously, जैसा कि हाइजेनबर्ग ने कहा था, ठीक है। तो ये भी कह रहा है, ये भी कहता है कि द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम देयरफॉर कैन नेवर बी डिटरमिन्ड आर नोन एग्जैक्टली। इन्होंने भी क्या कहा कि हम अपने रिजल्ट को प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एनी डिस्टेंस आर पॉइंट। मतलब क्वांटम में जितने भी रिजल्ट आएंगे वो किसके टर्म में आएंगे, प्रोबेबिलिटी के टर्म में आएंगे। अब ये हाइजेनबर्ग को भी यूज कर लिए, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यूज हो गया। बोलो, देखो अभी हमने बताया कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी इंक्लूड कर लिए, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर वो फेल कर रहा है। सर उसने यही कहा था कि ये इम्पॉसिबल है कि हाँ, तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नहीं कर सकते, इनकी भी थियरी यही कह रही है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं, नेक्स्ट 4, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। इन्होंने कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसे हम कहेंगे वेव फंक्शन। अब यहाँ पे इन्होंने एक नया टर्म यूज किया, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो अभी तक तो हम ऑर्बिट ऑर्बिट पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसे हम कहेंगे ऑर्बिट। तो इन्होंने एक नया टर्म यूज किया, सॉरी ये ऑर्बिट है, हाँ ऑर्बिट कहेंगे। तो इन्होंने एक नया टर्म यूज किया ऑर्बिटल, ये टर्म यूज किया ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल टर्म का क्या मतलब था, मतलब ये था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रहता है ना उतने रीजन को जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको इन्होंने कहा ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो पाथ है जिस पाथ पे ये चल रहा है ये तो ऑर्बिट है, लेकिन जहां पे है वो क्या है, ऑर्बिटल है। बात समझ में आ गई। देखो, whenever an electron is described by wave function we say that electron occupies that orbital। मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन है उसको कैसे हम डिनोट करेंगे भाई, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, भले अनसर्टेनिटी है लेकिन कुछ तो बताओगे, सारी बातें हवा में नहीं होगी। तो इसको इन्होंने कहा कि जहां पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे कहेंगे ऑर्बिटल। या फिर इसी चीज को उन्होंने कहा कि हम इस चीज को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल को क्या कह सकते हो कि ऑर्बिटल इज द रीजन, वह क्षेत्र, ऑर्बिटल इज द रीजन वेयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑकर। ऑर्बिटल की नई डिफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। और इन्होंने कहा कि इस ऑर्बिटल को भी हम एक वेव फंक्शन साई के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। साई देखो यहाँ पे कॉमन नाम दिया जा रहा है, साई एक वेव फंक्शन को डिनोट कर रहा है, बस ये समझना। तो इन्होंने कहा ऑर्बिटल को भी हम वेव फंक्शन के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो ऑर्बिट समझ में आ गया, ऑर्बिटल समझ में आ गया। यस सर।
अब इन्होंने कहा कि अगर हमें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बात करना हो, ऐसा एटम जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन हो, तो उस केस में भी जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिनोट करेगा उस ऑर्बिटल की। ठीक है, और बाद में आपको अब हम बताएंगे कि एक ऑर्बिटल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, एक इस स्पिन का एक इस स्पिन का। ठीक है, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए भी इन्होंने दिया है अपनी थियरी, लेकिन वो थियरी क्या है, थोड़ी सर एक कॉम्प्लिकेटेड बार है फिर कहना भी और चाहता सॉल्व था एग्जैक्टली नहीं होगी, एक तो हम ऑर्बिट क्वांटम में। मैकेनिक्स यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। सर एक बार फिर बताना, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन क्या कह रहे थे आप? इन्होंने कहा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। हालांकि इन्होंने नहीं कहा, ये आगे चल के क्लियर होगा, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं कि मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है ना, तो इसलिए मैंने बता ऑर्बिट दिया। में तो ऐसा होता है कि L, M, N और हाँ, वो थोड़ा K। आगे चल के और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा कि जो साई है, साई साई के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। वेव फंक्शन के बाद साई के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी। वेव फंक्शन हमें ऐसा बनाना है मैथमेटिकली कि इसके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन है, इससे आपको जो चाहिए आप ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट 5th पॉइंट, साई का कोई मतलब नहीं है। साई पे जब तक हम कोई ऑपरेटर नहीं लगाते हैं, जैसे साई इटसेल्फ क्या है, कोई मतलब नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये देगा कुछ नहीं आपको। जब इससे आपको मांगोगे, मतलब इस साई पे एक ऑपरेटर लगा दोगे, तब ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन देगा। तो एक सिंपल सा ऑपरेटर इन्होंने लगाया, ये मॉड। कहा कि साई पे मॉड लगा दो और साई का स्क्वायर कर दो, तो इसे कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई तो कुछ नहीं देगा, साई इटसेल्फ वेव फंक्शन है, लेकिन साई को मॉड करके उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ साई इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये किसको दिखाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? सर इतने अब जैसे प्रोबेबिलिटी है सपोज इस करो चीज की। कि आप जिस घर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, जिस घर में रहते हो, आपको अगर खोजना है तो आप वहीं मिलोगे ना, उसी घर में मिलोगे ना। वहां पे आपकी डेंसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि आप बार बार वहीं पहुंच रहे हो। ठीक है, बार बार आप उसी घर में रहोगे और उसी घर में घूमोगे, तो आपकी डेंसिटी वहीं रहेगी। डेंसिटी का मतलब आप कहाँ पे विद्यमान है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप अपने घर में रहेंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होगी, वो वो कहां पे होगी, आपके हाउस में होगी। बोलो, बोलो बच्चे। यस सर होगी। हाँ, तो इसी चीज को इन्होंने कहा कि ये एक क्षेत्र बताएगा, रीजन अराउंड न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। मतलब आपको अगर हमें ढूंढना है, तो हम अगर आपको घर पे आपको जाके पकड़े तो आप जल्दी से मिल सकते हो। आप मार्केट में मिलोगे नहीं, मिलोगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, अपने घर पे। तो इसी तरीके से साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है। मतलब ये कह लो कि इलेक्ट्रॉन के घर को ही बता देता है कि ये कहाँ मिलेगा इस टाइम। ठीक है, तो इस पे एक ऑपरेटर ये लगाना पड़ा, वैसे ही कुछ नहीं बता रहा था। अब नेक्स्ट है कि ये जो क्वांटम नंबर्स आए, इन क्वांटम नंबर्स को यूज करके ऑर्बिटल के बारे में हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है।